हेलो स्टूडेंट्स, द स्पीड कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने जीवों में जनन चैप्टर स्टार्ट किया था। पिछले अध्याय में हम अलैंगिक जनन की विधियां देखे थे। आज हम अलैंगिक जनन की विधियां बताएंगे। तो अलैंगिक जनन में सबसे पहली विधि है विखंडन। विखंडन किसे कहते हैं देख लेते हैं। तो विखंडन में इस क्रिया में मात्र कोशिका का समसूत्री विभाजन द्वारा दो या जीवों में विभाजित हो जाते हैं और जिसे विखंडन कहते हैं। और यह विखंडन जितने भी प्रोटोजोआ संघ के जितने भी जीव हैं उन सभी में विखंडन की क्रिया पाई जाती है। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। इस क्रिया में मात्र कोशिका का समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप यह दो या दो से अधिक जीवों में विभाजित हो जाता है। तो विखंडन किसे कहते हैं? इस क्रिया में मात्र कोशिका का क्या समसूत्री विभाजन। लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है, लेकिन इसमें समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप यह दो या दो से अधिक जीव में विभाजित हो जाता है और जिसे विखंडन कहा जाता है। विभाजित हो जाता है जिसे विखंडन कहते हैं। ये इसकी तो परिभाषा रही। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। पहले हमने बता दिया उदाहरण में क्या होते हैं। सभी प्रोटोजोआ जितने भी जीव हैं, सभी प्रोटोजोआ जैसे अमीबा हुआ, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि ये सभी पाए जाते हैं। अब देखते हैं हम विखंडन की विधियां। विखंडन क्या होता है? विखंडन दो प्रकार के हो जाते हैं। विखंडन दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला द्विविखंडन, जो पहली विधि है विखंडन की। द्विविखंडन जिसे इंग्लिश में बाइनरी फ्यूजन कहा जाता है। बाइनरी फ्यूजन। और दूसरी जो विधि है इसकी विखंडन की, इसे बहुविखंडन कहा जाता है। बहुविखंडन इंग्लिश में इसे मल्टीपल फ्यूजन से जाना जाता है। अब हम पहली विधि इसकी देखते हैं कि द्विविखंडन क्या है। द्विविखंडन है क्या? बाइनरी फ्यूजन किसे कहते हैं?
द्विविखंडन में क्या होता है, जो जनक कोशिका होता है उसका समसूत्री विभाजन हो जाता है और वह समसूत्री विभाजन के बाद दो बराबर हिस्सों में विभाजित होकर के दो अलग अलग नए जीवों को जन्म देता है, नए जीव पैदा करते हैं। इसे ही द्विविखंडन कहा जाता है। इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। जनक कोशिका का समसूत्री विभाजन द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित होकर नए जीव पैदा करते हैं, जिसे द्विविखंडन कहते हैं। अब द्विविखंडन में होता क्या है, द्विविखंडन में सबसे पहले इसका केंद्रक विभाजित होता है और केंद्रक में ही पाए जाते हैं डीएनए। और जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया था कि लैंगिक जनन में ही आनुवांशिकता के लक्षण पाए जाते हैं, अलैंगिक जनन में आनुवांशिकता यानी विभिन्नताएं नहीं पाई जाती हैं, अनुवंशिक वेरिएशन नहीं पाया जाता, लेकिन लैंगिक जनन में वेरिएशन पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि इसका जो डीएनए होता है, इसमें सबसे पहले द्विविखंडन में केंद्रक विभाजित होता है और केंद्रक विभाजित होने के बाद ये इसकी कोशिका द्रव विभाजित हो जाती है और कोशिका द्रव विभाजित होने के बाद में दो अलग अलग बराबर हिस्सों में बट जाते हैं। तो हम देख लेते हैं, इसका उदाहरण देख लेते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण इसका उदाहरण है यूग्लिना है, अमीबा है, पैरामीशियम है। ये सभी उदाहरण हैं। तो हम सबसे पहले यूग्लिना का इसमें उदाहरण देख लेते हैं। तो यूग्लिना का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ये रहा यूग्लिना और यूग्लिना का ये रहा केंद्रक और इसी केंद्रक में पाए जाते हैं डीएनए पाए जाते हैं। अब होता क्या है कि यूग्लिना का सबसे पहले केंद्रक विभाजित होता है, दो अलग अलग बराबर हिस्सों में टूट जाता है और इसी में पाए जाते हैं डीएनए पाया जाता है। सबसे पहले ये क्या होता है, केंद्रक का जो ये है केंद्रक और ये केंद्रक बराबर हिस्सों में दो अलग अलग बराबर हिस्सों में टूटता है। टूटने के बाद इसके बाद क्या होता है, इसमें अब क्या हुआ, ये दो बराबर हिस्सों में डिवाइड होकर के
दो अलग अलग नए जीव बना लिए, नए संतति जीव। क्या होते हैं? द्विविखंडन में जनक कोशिका का समसूत्री विभाजन हुआ, उसके बाद इसका केंद्रक सबसे पहले विभाजित हुआ, फिर कोशिका द्रव विभाजित हुआ। कोशिका द्रव विभाजित होने के बाद धीरे धीरे दोनों अलग होकर के दो अलग नए जीव बना लिए। ये रहा द्विविखंडन। अब हम देख लेते हैं कि बहुविखंडन क्या है। तो हम अब बहुविखंडन देखते हैं। बहुविखंडन किसे कहते हैं? बहुविखंडन में होता क्या है? बहुविखंडन में एक ही जनक के बहुत सारे कोशिका, एक ही कोशिका कई बार टूट जाता है, कई बार अलग अलग हिस्सों में टूट जाता है और विखंडित होकर के बहुत से नए कोशिकाओं का जन्म देता है, जिसे बहुविखंडन कहते हैं। तो हम देख लेते हैं बहुविखंडन क्या है। बहुविखंडन जिसे मल्टीपल फ्यूजन कहा जाता है। बहुविखंडन है क्या, देख लेते हैं। बहुविखंडन क्या है? बहुविखंडन में एक जीव एक ही समय पर अनेक संतत कोशिकाओं में टूट जाता है और टूटने के बाद अनेक कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, जिसे बहुविखंडन कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। इस क्रिया में पैतृक जीव एक समय पर अनेक संतत कोशिकाओं में विभाजित अनेक संतत कोशिकाओं में विभाजित होकर नए जीवों को पैदा करता है, जिसे बहुविखंडन कहते हैं। अब इसमें पैतृक जीव, जो पैतृक कोशिका है, एक समय पर अनेक संतत कोशिकाओं में विभाजित होकर नए जीव पैदा करता है। इसमें होता क्या है कि इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसका अच्छा उदाहरण प्लाज्मोडियम है। इसका उदाहरण प्लाज्मोडियम। इसमें होता क्या है कि एक प्लाज्मोडियम रहता है और प्लाज्मोडियम की कोशिका भित्ति जो होती है, कोशिका भित्ति में केंद्रक एक बार विभाजित होता है। वही केंद्रक 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे ही कई खंडों में कोशिका द्रव में टूट जाता है और टूटने के बाद जब कोशिका भित्ति उसकी फट जाती है तो बहुत सारे नए जीव बना लेते हैं। तो इसमें प्लाज्मोडियम एक बार में लगभग 1000 संतत जीवों को जन्म देता है। एक प्लाज्मोडियम एक बहुविखंडन के बाद लगभग 1000 नए संतत जीवों को जन्म देता है। दूसरी विधि आती है। दूसरी विधि है बीजाणु जनन। क्या है? बीजाणु जनन। इंग्लिश में इसे कहा जाता है स्पोरुलेशन। बीजाणु जनन का मतलब बीजाणु बनना। अब जीव इसमें क्या होते हैं
इसमें बीजाणु जनन में इसमें कवक और शैवाल ये बीजाणु बनाते हैं और बीजाणु बनाने के फलस्वरूप वह बीजाणु मैच्योर होकर के कहीं दूर स्थान पर किसी माध्यम से जल, वायु या किसी पक्षी के माध्यम से दूर स्थान पर जाकर के अंकुरित होकर के नए जीव बना लेते हैं और इस क्रिया को बीजाणु जनन कहते हैं। इस क्रिया को बीजाणु जनन कहते हैं। तो जीव इसमें होता क्या है, जीव बीजाणु बनाते हैं और वह बीजाणु बनाते हैं और वह किसी माध्यम से दूर जाकर अंकुरित होकर नए जीव बनाते हैं और यह क्रिया किसमें होता है, कवक और शैवालों में। एक अच्छा सा उदाहरण है, ये कवक है, एक कवक है, इसका उदाहरण है, एक उदाहरण कवक है पेनिसिलियम। ये कवक पेनिसिलियम जो कवक है ये क्या करता है, बीजाणु बनाते हैं। हम देख लेते हैं इसको और स्ट्रक्चर के माध्यम से थोड़ा समझ लेते हैं। ये पेनिसिलियम है, ये पेनिसिलियम कवक पर ये बीजाणु स्पोर बनते हैं। स्पोर बनने के बाद ये क्या होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। मैच्योर होने के बाद जब इस पेनिसिलियम पे बीजाणु मैच्योर हो जाते हैं या किसी माध्यम से, हवा के माध्यम से या जल के माध्यम से दूर स्थान तक जाते हैं और दूर स्थान पर जाने के बाद जब वहाँ का वातावरण अनुकूल होता है, अनुकूल परिस्थिति में ये नए जीव बना लेते हैं। ये रहा बीजाणु जनन। अब अगली विधि देखते हैं अलैंगिक जनन की। अगली विधि है मुकुलन। अब मुकुल में क्या होता है इसको देख लेते हैं। अगली विधि मुकुलन है, तीसरी मुकुलन, जिसे इंग्लिश में बडिंग कहा जाता है। मुकुलन इंग्लिश में इसको बडिंग कहा जाता है। तो इस क्रिया में पैतृक कोशिका के शरीर पर एक बाह्य वृद्धि से एक
छोटा सा उभार निकलता है जिसे मुकुल या कलिका कहते हैं। अब देखते हैं इस क्रिया में पैतृक कोशिका के शरीर पर एक बाह्य वृद्धि से एक छोटा सा उभार निकलता है जिसे मुकुल या कलिका कहते हैं। जैसा कि कोई जीव है या कोई पौधा है, जब उस पौधे पर बाहर से एक आउटग्रोथ निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, कली कहते हैं। और वही कली निकलता है और वह कली निकलने के बाद मात्र कोशिका के शरीर में कुछ समय रहने के पश्चात वह अलग होकर के नया कोशिका बना लेता है, नया जीव बना लेता है और इस क्रिया को मुकुलन कहते हैं। इसका उदाहरण है हाइड्रा, ईस्ट आदि। इसका अच्छा सा उदाहरण हाइड्रा और ईस्ट। हाइड्रा में होता क्या है, यह हाइड्रा का मात्र कोशिका है। मात्र कोशिका के शरीर पर एक छोटा सा उभार ये निकल रहा है और इसी उभार को ही मुकुल या कलिका कहा जाता है। यह उभार जब निकलता है तो आउटग्रोथ ये मात्र कोशिका से शरीर में कुछ समय तक यह रहता है और कुछ समय के बाद जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है यह आउटग्रोथ अलग होकर के नया जीव बना लेता है और इसी प्रोसेस को ही मुकुलन कहा जाता है। मात्र कोशिका के शरीर से छोटा उभार निकलता है जिसे मुकुल या कलिका कहते हैं। यही कलिका निकल करके अलग नया जीव बना लेता है जिसे मुकुलन कहा जाता है। अब हम देखते हैं अगली विधि, देखते हैं इसकी। पंखा बंद करो, पंखा। अब हम चलते हैं अगली विधि पर।
अब हम चलते हैं, देखते हैं अगली विधि क्या है, खंडीभवन। अब खंडीभवन में क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो जनक कोशिका के शरीर 2 या 2 से अधिक खंडों में टूट जाते हैं। प्रत्येक खंड नए जीवों को जन्म देते हैं और यही प्रक्रिया खंडीभवन कहलाती है। इसमें होता क्या है कि जनक कोशिका का जो शरीर है वो 2 या 2 से अधिक खंडों में टूट जाता है और टूटने के बाद प्रत्येक जो टूटे हुए खंड हैं वो नए कोशिका का या नए जीव को जन्म देते हैं और इस क्रिया को खंडीभवन कहा जाता है। इसका उदाहरण है स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स। स्पायरोगायरा में सबसे अधिक खंडीभवन पाया जाता है। ये जब स्पायरोगायरा परिपक्व हो जाता है, पूर्ण रूप से मैच्योर हो जाता है, तब ये खंडों में विभाजित होना स्टार्ट हो जाता है। और खंडों में विभाजित होने के बाद इसका प्रत्येक खंड जैसे इस तरीके से ये खंडों में विभाजित हो गया, तो ये इसका जो खंड है ये अलग, और इसका जो ये खंड है या ये खंड है, ऐसे बहुत सारे खंड होते हैं। ये मान लेते हैं 2 ही 3 नहीं, ऐसे में बहुत सारे खंड होते हैं और प्रत्येक खंड क्या होता है, नए कोशिका को जन्म देते हैं, अलग हो जाते हैं और ये अलग होने के बाद नए कोशिका में विभाजित होकर के नए कोशिका में विभाजित होने के बाद नए स्पायरोगायरा बना लेते हैं और यही प्रक्रिया खंडीभवन कहलाती है। और ऐसे ही बहुत से नए दूसरे स्पायरोगायरा बना लेते हैं और यही प्रक्रिया कहलाती है खंडीभवन कहलाती है। देख लेते हैं हम, ये खंडीभवन कहलाती है। अब अगला जो है हमारा अगला विधि अलैंगिक की अगली विधि है हमारी। देखते हैं अगली विधि है क्या, पुनरुद्भवन, जिसको इंग्लिश में रीजनरेशन कहा जाता है। पुनरुद्भवन क्या है उसको देख लेते हैं हम। अगली विधि 5वां है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन क्या है, किसे कहते हैं, ये देख लेते हैं। रीजनरेशन, रीजनरेशन से समझ में आ गया होगा, रीजनरेट होना यानी पुनः, पुनरुद्भवन से यानी उसका क्या है कि पुनः ये अराइज हो जाना, पुनः ये उत्पन्न हो जाना। यदि किसी कारण जीव का शरीर क्षत विक्षत या कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा नए जीव में विकसित हो जाते हैं, जिसे पुनरुद्भवन कहते हैं। अब इसको हम देख लेते हैं। यदि किसी कारण जीव का शरीर क्षत विक्षत या कुछ टुकड़ों में टूट जाता है
तो प्रत्येक टुकड़ा नए जीव में विकसित हो जाता है, जिसे पुनरुद्भवन कहा जाता है। अगर कोई भी टुकड़ा, अब कहेंगे तो ये और खंडी भवन, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, पुनरुद्भवन और खंडी भवन तो ये तो सेम प्रक्रिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने क्या बताया था कि खंडी भवन में होता क्या है कि खंडी भवन में जब कोशिका मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तब वह खंडों में टूटता है। लेकिन इसमें क्या होता है, पुनरुद्भवन में किसी कारणवश, जैसे छिपकली है, छिपकली की पूंछ अचानक सडनली कट जाती है, तो वो पूंछ क्या होती है, कुछ समय बाद निकल जाती है। तो ये प्रक्रिया किसी कारणवश किसी भी जीव का शरीर अगर किसी कारण से टूट गया या काट दिया गया, तो वह अलग से ये दोबारा नए जीवों में विभाजित हो जाता है या बट जाता है, नए जीव उत्पन्न कर लेते हैं, और इसी प्रक्रिया को पुनरुद्भवन कहा जाता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है प्लेनेरिया। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और इसकी घटना अमीबा में भी होती है, लेकिन अमीबा में उतनी नहीं होती है, लेकिन जितना सबसे ज्यादा क्षमता प्लेनेरिया में होता है। ये प्लेनेरिया इस तरीके से ऐसे होता है, ऐसे होता है प्लेनेरिया। और यह प्लेनेरिया, अगर मान लेते हैं इस प्लेनेरिया को कई खंडों में विभाजित कर देते हैं या काट देते हैं कई खंडों में, तो प्रत्येक टुकड़ा या इसका प्रत्येक खंड नए प्लेनेरिया को जन्म दे देता है, और इसी को ही रीजनरेशन कहा जाता है। अब बात यहाँ मैच्योरिटी की नहीं, यहाँ मैच्योर नहीं हुए हैं, लेकिन खंडी भवन में परिपक्व होते हैं, तब ये घटना होती, लेकिन इसमें ऐसी कोई घटना नहीं होती। ये प्रत्येक नए प्लेनेरिया को जन्म दे देते हैं, और इसी को ही खंडी पुनरुद्भवन कहा जाता है। प्रत्येक जीव नए प्लेनेरिया को जन्म दे देते हैं, और इसी प्रक्रिया को ही पुनरुद्भवन कहा जाता है। अब अलैंगिक जनन का जो इम्पोर्टेंस है, अब अगला टॉपिक आता है क्या? अगला टॉपिक आता है, लास्ट है कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन, कायिक जनन। तो कायिक जनन को हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। कायिक जनन है क्या, कायिक जनन को हम अगले वीडियो में देखेंगे। कायिक जनन है क्या, इसमें क्या क्या प्रोसेस होती है। कायिक जनन दो प्रकार के होते हैं, इसकी भी प्रकृतियां अलग हो जाती हैं, एक प्राकृतिक कायिक जनन, एक कृत्रिम कायिक जनन। अब उसको हम देखेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन बच्चों को पहुंचाइए जो इस समय लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनको इस वीडियो को दीजिए, जिसके माध्यम से वो अपनी बोर्ड की तैयारी कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।